Hello everyone, welcome to Aspirants Entrepreneur. Today we will be starting with our next chapter, that is preamble of the Constitution. Okay. सो सबसे पहले तो प्रियम्बल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले सिंपली प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल एक इंट्रोडक्शन है कि जो जो मेन फिलोसफीज़ हैं, जो हमारे एक आइडियल्स हैं, वो सारे की सारी चीज़ें इसमें मैंशनड है। एक ब्रॉड गोल्स या ब्रॉड हमारी फ़िलासफ़ी है, ये एक ब्रॉड फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक सिंपली इसको याद रखना है, ये एक सिंपली मॉडिफाइड फॉर्म भी है उसकी, जो हमने कल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था उसकी। और ये सबसे पहले कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था? इट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये वहाँ पे सबसे पहले इसको इंक्लूड किया गया था। ओके। जो एन ए पालकी वाला है, बहुत एमिनेंट जूरिस्ट हैं, उन्होंने तो इसे कहा गया है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको एक आइडेंटिटी कार्ड भी कहा था। ठीक है, क्योंकि इसी में सारे इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड कह देते हैं। इसमें अब तक इसमें एक ही अमेंडमेंट हुई है अभी तक, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे अमेंडेबिलिटी में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 3 वर्ड्स एस एस आई आपको याद कर लेने हैं, जिसमें आएगा सोशलिस्ट, सेकुलर पे जैसे हमने कल डिस्कशन भी की थी, और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारा टेक्स्ट क्या है इस प्रेम्बल का। इसको आप एक बार वर्ड टू वर्ड आपको पूरा रटना है इसको। तो जब वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ेंगे तो यह है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ओके, सो दिस इज़ वर्ड टू वर्ड, एंड इसको 3-4 बार अच्छे से रीड कीजिए। कई बार इनमें से वर्ड्स पूछ लेते हैं कि कौन से वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मैंशनड हैं, कौन से नहीं हैं। इन ईच एंड एवरी वर्ड इसमें से हर एक में से फिलोसफिकल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि 2018 ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके। एक इसके बाद चलते हैं आगे कि इसमें ये 4 चीज़ें, प्रियम्बल जो है ये 4 चीज़ों को दर्शाता है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट हैं इसके। ओके, सबसे पहले है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रियम्बल बता रहा है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोगों से आ रही है, पीपल ऑफ इंडिया से आ रही है, जनता से आ रही है। ओके, उसके बाद ये हमारी नेचर ऑफ स्टेट बता रहा है। नेचर ऑफ स्टेट में आप सबको पता है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, ये सारी चीज़ें, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपको सारे, जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके भी आगे फर्दर पूछेंगे। और चौथे में है कौन सी डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि 2 डेट्स होती हैं। जो प्रियम्बल में मैंशनड है वो है डेट ऑफ अडॉप्शन, दैट इज़ नवंबर 26, 1949। आप बता दीजिए, आप अब खुद भी याद रखिए। डेट ऑफ अडॉप्शन तो ये है, और कल मैंने आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बताया था, वो कौन सी है? वो है नवंबर January 26, 1950, दैट इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि वर्ड बाय वर्ड सभी का हमने मीनिंग करना है। ओके। सबसे पहला वर्ड आ जाता है सोवरन। सोवरन सोवरन में क्या आता है? सोवरन में आएगा कि हमारे वर्ड जो सोवरन है, इसका मतलब है कि जो हमारा कंट्री है वो ना ही किसी की डिपेंडेंसी है, ना ही किसी डोमिनियन में है, किसी अदर नेशन के अंडर है। जैसे डोमिनियन होता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ के अंदर, या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम लोग, इंडिया इंडिपेंडेंट है। इसमें भी आपको पता होगा कि 3 फेजेस थे। जब तक 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं था, बिफोर ये, और कह सकते हैं हम टिल 1947, टिल 1947 इट वाज द डिपेंडेंसी। किसकी डिपेंडेंसी? ब्रिटिश की। उसके बाद जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अपना बनाया, तब तक 1947 से 1950 तक हम क्या थे? डोमिनियन में थे, ब्रिटिश डोमिनियन में थे। ओके। उसके बाद 1950 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया, कमेंस हो गया, अडॉप्ट किया गया। तो जिसमें उसमें हमने डिक्लेयर किया कि हम तो सॉवरन है, रिपब्लिक है,
सो यहाँ पे हमारा ये थर्ड फेज था। सो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग सोवरन है। ओके, आपको ये सारा पता होना चाहिए, तीनों में डिपेंडेंसी, डोमिनियन, सोवरेन में भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ओके, सो इसका मतलब ये भी है हम सोवरेन स्टेट हैं, हम किसी को भी किसी की टेरिटरी अक्वायर भी कर सकते हैं और किसी को अपनी टेरिटरी सीड भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये हमें फुली इंडिपेंडेंट है हम। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के धक्के के साथ हम ले जाएंगे किसी की अगर एनक्लेव्स एक्सचेंज करनी है या कुछ करना है तो ये हमारी सॉवरन राइट है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जी सोशलिस्ट। आपको पता होगा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को कैसे ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में इसको ऐड किया गया था कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उस टाइम भी ना जो कांग्रेस पार्टी थी उनका एक अवधि सेशन था। अवधि सेशन को आप याद रख लीजिए, 1955 में 1955 में अवधि सेशन था। तब उस टाइम पे कांग्रेस ने खुद भी अपने कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कहा था कि अभी सारी सोशलिस्ट पैटर्न पे चलेगी। सो इसी हिसाब से चलता रहा, तो उन्होंने प्रियम्बल में भी इसकी कर दी, एडिशन कर दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एक इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, सोशलिज्म दो तरह का है। इसको हम देखते हैं दो तरह का, एक होता है स्टेट वाला, स्टेट स्पॉन्सर्ड, और एक दूसरा इसमें होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इसमें इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म भी बोलते हैं। और ये है हमारा जो इंडियन ब्रांड वाला है, हमारे इंडिया में ये फॉलो होता है। ओके, इसमें क्या है कि सभी चीज़ों को एवरीथिंग इज़ नेशनलाइज्ड, एवरीथिंग इज़ नेशनलाइज्ड। लेकिन जो हमारा इंडिया वाला मॉडल है ये यकीन किस में रखता है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि यहाँ पे बेसिक अमेनिटीज़ के लिए, वेलफेयर के लिए वो सारी चीज़ें नेशनलाइज्ड हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो सारा अपना प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। सो ये दोनों चीज़ों को चला साथ साथ चलाते हैं। सो इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि इसी के कारण ही तो हम लोग पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज़ वगैरह सारे इनक्वालिटी को ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा सोशलिज्म है वो मिक्स है, किसका? हमारा सोशलिज्म मिक्स है हमारा मार्क्सिज्म का और गांधीज़म का। ज़्यादा तो गांधीज़म का ही है। ओके, ओके, उसके बाद चलते हैं हम, और एक बार और भी है जो 1991 के हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं उसके बाद। अब तो वैसे हम कहने को ही हैं सोशलिस्ट कंट्री, हमारे बहुत सारी पॉलिसीज़ लगभग न्यू लिबरलिज्म के बाद, ये न्यू लिबरल इरा यहाँ से शुरू हुआ था जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो इसके बाद हम लोग कैपिटलिज्म ही फॉलो कर रहे हैं मोस्टली, सारा कुछ कैपिटलिज्म ही जा रहा है अभी तो। बहुत इन द रिसेंट पास 6-7 ईयर्स तो सारा का सारा फोकस कैपिटलिज्म पे ही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सो राइट नाउ हमारा मॉडल अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है कैपिटलिज्म में। ओके, उसके बाद चलते हैं कि सेकुलर, थर्ड हमारा वर्ड आया था सेकुलर। सेकुलरिज्म में हमने कंप्लीट डिस्कशन की थी कैसे हमारा इंडियन मॉडल है। इसको भी 42nd, आपको एक तो याद रहना है, 42nd अमेंडमेंट में किया था। और कैसे इंडियन मॉडल और वेस्टर्न मॉडल का डिफरेंस था। ओके, इंडियन और वेस्टर्न मॉडल में कैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन था, यहाँ पे ये हर एक के पास उसकी इक्वल रिस्पेक्ट थी, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन थी, जिसके कारण ही हम लोग सोशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हर एक रिलीजन में सारे रिफॉर्म्स भी इसी के थ्रू आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेड रॉक ही है हमारे। डेमोक्रेटिक वर्ड आया था ना उसके बाद। डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग जिसको पसंद करते हैं उसी की गवर्नमेंट होती है, यानी कि उसकी डेमोक्रेसी पॉपुलर सोवरेनिटी पर बेस्ड होती है, कि जिसके सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास। ये सोर्स बताया था ना, प्रीएम्बल सोर्स यही बता रहा है ना कि लोगों के पास ही पॉपुलर सोवरेनिटी है, उसके बाद यही इलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसी इन्हीं से ही गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि इन्हीं की पावर से चलती है गवर्नमेंट, ये अपनी पावर दे देते हैं ना। ओके, उसके बाद ये भी देखो आप, दो तरह की है ये भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की एग्जांपल बड़ी स्टॉक एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड की। यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो है डायरेक्टली लोगों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, सारा कुछ जो भी है, हर इशू पे वोटिंग होती है, क्योंकि स्टेट छोटी कंट्री है तो हर जगह पे वोटिंग करवानी आसान है हर इशू पे।
लेकिन हमारे वाली इस हमारे जो है इंडिया में है इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि लोग अपने पावर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते हैं। जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं, एमएलएस को दे देते हैं, एमपीज को देते हैं, वो हमारे बिहाफ पे आगे डिसीजंस लेते हैं। इसके जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में आगे आप देखेंगे इसके चार टूल्स कह सकते हो, जैसे कि रेफरेंडम है। उसके बाद रेफरेंडम क्या है, कोई भी लेजिस्लेशन लेकर आए हैं तो लोगों से उनसे वोटिंग करवाएंगे कि क्या इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनिशिएटिव में क्या है, इनिशिएटिव में है लोग ही बोलते हैं कि ये वाला कानून लेकर आओ ताकि हमारी लाइफ्स आसान हो सकें। ओके, उसके बाद रिकॉल। रिकॉल में क्या है, रिकॉल में है सिंपली कि अगर कोई बंदा है उसको हमने मिनिस्टर बना रखा है, तो वो अपने ऑफिसर है या मिनिस्टर है, वो अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर रहा, तो उसके लिए उसको वापस बुला लेंगे कि उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये उसकी पावर खींच लेते हैं क्योंकि सारी पावर्स तो लोगों के पास है। उसके बाद आते हैं प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड है ये बहुत ही कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो जब, तो उस टाइम पे जो वोटिंग करवाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो वोटिंग होती है ना उस पे आते हैं। ओके, तो ये कुछ इसके ये टूल्स थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। उसके बाद हम चलते हैं इनडायरेक्ट में, भी हमने बता दिया था कि रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें भी अभी आप देखोगे ये भी दो तरह की है, इंडिया में है पार्लियामेंट्री, और बाकी यूएस वगैरह में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ओके, पार्लियामेंट्री के हमने कुछ कल फीचर्स देखे थे जो होने चाहिए थे, जैसे कि रियल और नॉमिनल होना चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए था, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये रेस कास्ट सेक्स, ऐसी कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें उसमें ऐसे नहीं हो, ऐसे इसके फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। जो डेमोक्रेटिक है, इसका भी एक इसको भी बड़े ब्रॉडर सेंस में हमने यूज़ किया है। ये अकेली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, इसके साथ साथ ये सोशल और इकोनॉमिक भी है। ओके, सो हमने देखना है कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ किया गया है, इसकी तीन कनोटेशंस हैं। ओके, ये मैं डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ और क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल कनोटेशन है, पॉलिटिकल का मतलब है कि जो सिंपल से हमारे पॉलिटिकल इश्यूज, सारा में पॉलिटिकल तो हमने कर ही लिया कि पॉपुलर सोवरेनिटी से इलेक्ट होगा कि वोटिंग से। ओके, सो ये वही उसी से होगा। पॉलिटिकल में सिंपल जो हमारा वोटिंग वाला इशू है कि मैं जो इसको लोगों के पास ही सारी पावर है ना, पीपल हैव द सुप्रीम पावर टू इलेक्ट। ओके, ये तो होगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उसके बाद चलते हैं जो हमारी थी, उसके बाद थी उसके साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो सोशल वाली है, सोशल वाली में आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाले सारे सोशल और इकोनॉमिक, इनकी ना एक ट्रिनिटी है जो मैंने आपको कल भी बताई थी। इनको इंश्योर कैसे करते हैं, इनको इंश्योर करते हैं इससे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये देखो इनको, अगर ये जैसे भी होंगे, अगर लिबर्टी है इसको इक्वलिटी से अलग नहीं किया जा सकता, इक्वलिटी को लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता, लिबर्टी को फ्रेटर्निटी से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इक्वलिटी नहीं होगी, अकेली लिबर्टी होगी, तो उससे क्या होगा कि बहुत जो कुछ पावरफुल लोग हैं वही रूल करेंगे, बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर इक्वलिटी होगी तो लिबर्टी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि किसी के पास कुछ क्रिएटिव सोचने की ताकत नहीं बचेगी, उसका एक इनिशिएटिव है उसका दिल नहीं करेगा, क्योंकि सभी को उसको पता ही अगर मैं करूँगा भी तो वो भी इक्वालिटी में आके ख़त्म हो जाएगा। सो इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है वो इसी में ही है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को ये ख़त्म भी करती है। ओके, उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग है कि हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है। ओके, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ स्टेट है ऑफ वो इलेक्टेड है। ये सिंपल सा में सिंपल मीनिंग है, इसको आगे भी है देखिए। अभी रिपब्लिक देखो, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो टाइप्स में होती है, एक मोनार्की है रिपब्लिक। मोनार्की तो आपको पता ही है कि हेड ऑफ स्टेट है वो एक ही हेरिडिटरी राइट्स उसको एंजॉय करता है जैसे ब्रिटेन में है। ओके, लेकिन जो इसमें है रिपब्लिक में है, उसमें क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे या फिर इनडायरेक्टली हो। सो इंडिया है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट है इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। रिपब्लिक है हमारा, और रिपब्लिक में इसका एक और भी चीज़ है कि इन रिपब्लिक के दो फीचर्स और होते हैं। ओके, ये दो फीचर्स बड़े ज़रूरी हैं करने, कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है ना, वो ये लोगों में है, ना कि एक सिंगल किंग में है या अपने एक इंडिविजुअल में है। सो जो सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, आप इसको ऐसे याद करें, इसके दो फीचर हैं, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल,
ठीक है। और सभी के सारे पब्लिक ऑफिसेज जो हैं, जो भी है पब्लिक ऑफिसेज हैं, वो सारे के सारे सभी के लिए ओपन है और किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है। पब्लिक ऑफिसेज जो हैं वो ओपन है फॉर ऑल पीपल। वैसे ऐसे बहुत कम दिखता है, लेकिन माना जाता है। ये दो फीचर है, हमने तो यही दो याद रखने हैं कि पब्लिक ऑफिसेज प्लस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, सो ये आपको कनोटेशन याद रखनी है, कोई थर्ड ऑप्शन आए तो उसको नहीं मानना। ये दो तीन फीचर्स है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के पास है, पब्लिक ऑफिस सभी के लिए ओपन है, और एब्सेंस है, किसी के पास भी कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है कोई भी। उसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जी जस्टिस। ओके, जस्टिस का भी हमने देखा था। जस्टिस कौन सा है? तीनों, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ओके, पॉलिटिकल का तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे है, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से इंश्योर्ड है। ओके, सोशल जस्टिस जो है वो सभी को जैसे इक्वल ट्रीटमेंट देना है हमने, किसी को आर्टिकल 15 मान लीजिए, उसमें सारा सोशल जस्टिस ही हो रहा है कवर। कोई कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, ऐसे किसी के भी बेसिस पे उसको नहीं करना। राइट टू इक्वालिटी वाली है कि कोई भी प्रिविलेजेस किसी के पास, सेक्शन के पास नहीं है। और जो पिछड़े हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अफर्मेटिव एक्शन भी लेना है। ओके, सो अफर्मेटिव एक्शन भी हमने लेना है। अफर्मेटिव एक्शन ये आपको इसके ऊपर और भी पढ़िए। अफर्मेटिव एक्शन है, इसी के बेसिस पे ही हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। ओके, उसके बाद आगे जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें ये क्यों हुआ। इसके लिए हमें सारी जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म करना है। ओके, इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आपको सोशल जस्टिस और साथ उसके ही इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को कम्बिनेशन, कोई भी किसी के साथ भी सोसाइटी में वो ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कोई इनइक्वालिटीज़ ना हो, सभी के पास पूरा कम सभी के पास मतलब कि कोई इनइक्वालिटीज़ ना हो, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, सो ये मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, और यहाँ पर है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, उसके बाद चलते हैं, ये सारा जस्टिस का आइडियल है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन आया था, और ये कब हुआ था? 1917 में। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं सेवेंथ पे, दैट इज़ द लिबर्टी। लिबर्टी पे क्वेश्चन दो बार लगातार आ चुका है, 18 में आ रखा है, 19 में आ रखा है। ओके, सो हमें इसको भी अच्छे से करना है। इसके भी देखिए, एक तो इसका सिंपल मीनिंग होगा कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, किसी के ऊपर भी कोई भी बाहर से कुछ वो नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। प्लस उसी समय उसके साथ ही क्या होना चाहिए कि तुम्हें जो किसी को इंडिविजुअल भी है उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है कि वो ग्रो कर सके उसके डेवलपमेंट के लिए, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। ओके, ये दोनों ही हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव लिबर्टी, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये दोनों ही कनोटेशंस इसकी हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड प्लस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, और साथ में इसका एक और भी है, ये आपको मैंने जैसे बोला था ये एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकती। ओके, एब्सोल्यूट होगी तो कुछ ना कुछ वही बोल दे कोई कहेगा जी, एब्सोल्यूट होगी तो बिल्कुल फिर तो सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू हो जाएगी ना ओवर बहुत सारे लोगों पर, कुछ कुछ लोग ही राइज कर पाएंगे। इक्वालिटी नहीं होगी तो अकेली लिबर्टी होगी। सो ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। ओके, उसके बाद इसको आपको मैंने तीन बताए थे कि जो तीन हमारे ट्रिनिटी या तीनों ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं। ये तो उसी तरह से लिबर्टी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये फ्रेंच क्या क्या आ गया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन और ये वहाँ से ही आए हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं कहाँ पे? इक्वालिटी पे। इक्वालिटी का सिंपल मीनिंग है कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने किसी के पास, और वही अपॉर्चुनिटीज़ देनी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यहाँ पर आपको यही ख्याल रखना है कि इक्वालिटी जो हमारा एट्थ है, इसमें भी दो कनोटेशंस हैं कि सारे के सारे स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है किसी के पास।
नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन, या किसी भी सेक्शन के पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है इंडिविजुअल्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इक्वालिटी भी तीन तरह की है, इक्वालिटी के भी तीन एस्पेक्ट हैं। तीनों एस्पेक्ट आप देखिए, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सिविक में तो हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखी हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। सो ये इंश्योर करती हैं, क्या इंश्योर करती हैं, हमारी सिविक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको पता है, सभी को ही जो इलेक्टोरल रोल है, जिस वोटिंग के टाइम सब सारे एलिजिबल होते हैं और किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगी इलेक्टोरल रोल्स पे आने के लिए। और साथ ही साथ में जो भी हमारे इलेक्शंस है लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज में, उनमें अडल्ट सफरेज के हिसाब से वोटिंग होगी। यानी कि यहाँ पर भी किसी के साथ मेन मुद्दा यही है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इक्वालिटी का बेसिक वही है। और इकोनॉमिक में क्या है, इकोनॉमिक में आपको पता है आर्टिकल 39 है, जैसे कि मैंने ये डीपीएसपी में इंश्योर हो रही है, तो इसमें आ रहा है आर्टिकल 39 में क्या कि मैन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लिवलीहुड के लिए, और इक्वल पे भी मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो सभी के लिए जेंडर न्यूट्रल है, और ये इसमें भी इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर हो रही है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो हमारा 9th वर्ड यूज़ हुआ था जिसका है फ्रटर्निटी। फ्रटर्निटी, फ्रटर्निटी सिंपली भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब है जी सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड में आप देखेंगे ये कौन कौन सी चीज़ें इंश्योर करती हैं। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चंस कई बार मेंस वगैरह में पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रटर्निटी इंश्योर करती हैं। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप हो गया, हमारे पास है, हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है जो कहती है कि सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए, सभी में हारमनी होनी चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करती हैं। उसके बाद फ्रटर्निटी में भी दो चीज़ें बताई गई हैं कि ये दो चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। इसमें भी हैं दो, एक तो है जी इंडिविजुअल की डिग्निटी, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसमें है इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसको इन दोनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है। और ये इंटेग्रिटी, ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था, ऐसी सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने डाली थी। ओके। और जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है ना, ये डिग्निटी कहाँ से इंश्योर हो रही है, फंडामेंटल राइट से और डीपीएसपी से। और आपको ये याद रखना है, ये ऐसे कुछ बार कई बार बहुत टिपिकल सी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये कहाँ से कौन से पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो इंश्योर कर रहे हैं। सो हमें याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इंश्योर कर रहे हैं। ओके। और जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है आप सबको पता है। और इसमें आप एक और भी चीज़ याद रखते हैं, आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही वुमेन की जो डिग्निटी है उसके लिए भी बात है। सो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारी पार्ट 3 में है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, 4 में डीपीएसपी हैं, 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनमें जो भी चीज़ें हैं ये हमारे इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए ही हैं। ओके। उसके बाद आ जाता है यूनिटी और इंटीग्रिटी का फेज़ है, जो आपको जो ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है, आर्टिकल 1 कर रहा है। आर्टिकल 1 में क्या लिख रखा है, यूनियन। और यूनियन की क्या कनोटेशन थी, हमने कल बताया था कि कोई जो स्टेट्स हैं वो कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं आया, एक यूनियन बन रखा है, और किसी के पास भी सिसीड करने का राइट नहीं है। दैट इज़ सिसीड करने का अगर राइट नहीं है तो हमारे क्या है, ये इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, पूरी यूनिटी में है। ओके। सो इसकी क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर, इंडियन यूनियन की इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर। ये आपको याद रखना है, इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। आगे उसके बाद एक कुछ टॉपिक है मेन सेंट्रिक है, वैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो आप बड़े आराम से बना लोगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। सिग्निफिकेंस में तो देखिए, सिग्निफिकेंस में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो सिग्निफिकेंस में, क्योंकि ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था ये कि बेसिक फ़िलॉसफी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कौन सी, पॉलिटिकल होगी, मॉरल फिलॉसफी, पॉलिटिकल और रिलीजियस भी है। ये सारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। उसके बाद
जो के एम मुंशी हैं उन्होंने तो के एम मुंशी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा रिमार्क दिया था। उन्होंने कहा था कि जी इसको होरोस्कोप कहा था कि जो होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, हमारा एक होरोस्कोप है कि सारा कुछ बाद में इनमें बताया गया है। सो ऐसे ही हैं कुछ कुछ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिग्निफिकेंस में, ये कुछ कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा उनके बारे में दिया गया हुआ है। कि के एम मुंशी में आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ द बिजनेस हाउस कमेटी को ये हेड भी करते थे। कौन सी कमेटी को? जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ओके, कमेटी को हेड करते थे। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर भी तीन केसेस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, कि प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें सबसे पहला जो आया था केस, बेरूबारी यूनियन का केस हुआ था। बेरूबारी यूनियन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको याद रखना है। 1916 में। ये कैसे था कि हमारा इनक्लेव्स एक्सचेंज करनी थी, तो ये बेरूबारी एक उधर का था, कुछ पार्ट्स थे, तो वो इनक्लेव्स को इंडो पाकिस्तानी एक एग्रीमेंट था बेरूबारी यूनियन का और इनक्लेव्स की एक्सचेंज का 1960 में। उसमें ये आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है ना, वो एक जनरल पर्पस क्या है, हमारे बहुत सारे प्रोविजंस के कॉन्स्टिट्यूशन का ना जनरल पर्पस को बताता है। इसलिए इसमें एक और चीज़ जो इस बार बताया था, जो क्वेश्चन भी आया था कि की टू माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बेरूबारी यूनियन केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है एक चाबी है जिससे हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स हैं उनके दिमाग में जा सकते हैं। उनके से जो बड़ा अच्छा दिमाग था, ये पेपर में पूछा था। ओके, तो ये बेरूबारी में, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको देखो, इससे हम इंटरप्रटेशन से में भी मदद ले सकते हैं, इंटरप्रटेशन में भी मदद ले सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल उन्होंने कह दिया कि पार्ट नहीं है। ओके, पहली जजमेंट में आपको ये हमारा की टेक अवे है कि इन्होंने बोल दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, लेकिन इसको रिवर्स कर दिया हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में 1973 में जो केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया बेरूबारी यूनियन को, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसमें उन्होंने बोल दिया कि ये पार्ट है। इसी को दोबारा रीफॉर्म किया गया था LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में हुआ था ये। इसमें दोबारा रीफॉर्म किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो एक इंटेग्रल पार्ट ही है। प्रियम्बल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि दो थिंग्स और भी हैं जो आपको याद रखनी है, इसमें दे रखी हैं स्पेशली। तो इसमें क्या है कि जो प्रियम्बल है इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, सो प्रियम्बल जो है ये जजमेंट में नहीं है, जजमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जो प्रियम्बल है ना, उसको देखिए आपके ये जो, ना ही प्रियम्बल से पावर ड्राइव हो रही है। पावर तो हमने पहले ही बता दिया प्रियम्बल ने कि पावर किनके पास है, लोगों के पास है। ओके, ना ही इससे पावर डिराइव हो रही है और ना ही ये प्रोहिबिट कर रहा है लेजिस्लेचर को क्या पावर को आप इस्तेमाल करो या कम कर दो। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, क्योंकि बहुत एम्बिगुअस वर्ड्स हैं। अगर इसको जस्टिशिएबल बना देंगे तो इतनी लिटिगेशन हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ये नॉन जस्टिशिएबल है, दैट इज़ के इनको हम लोग एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, नॉन एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स में है। उसके बाद आगे चलते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडेबिलिटी में भी ये देखो, जब केशवानंद भारती केस हुआ था ना, सो अमेंडेबिलिटी, अमेंडमेंट तो एक ही हुई है, वो भी केशवानंद भारती ने कहा था कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। लेकिन अमेंडमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना है। ओके, उसके अलावा आपको जो भी लगता है आप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद यही है कि अमेंडमेंट अगर हुई भी है तो फिर एक ही हुई है, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स को ऐड किया था। ओके, सो इस चैप्टर में बस यही है। ओके,
थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आज हमारा प्रियम्बल चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। आई थिंक ये भी होलिस्टिकली कवर हो चुका है। इसी तरीके से विद वेरी शॉर्ट नोट्स के आप अगर द लेक्चर सुन भी रहे हैं, लेक्चर इसको देख भी रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।